तो हमारा लेक्चर आज डायनामिक मैक्रो इकोनॉमिक्स पे होने वाला है। तो इकोनॉमिक एनालिसिस करने का दो दो टाइप हम देख सकते हैं, दो टाइप हम मान सकते हैं। एक चलिए डायनामिक इकोनॉमिक्स और एक स्टैटिक इकोनॉमिक्स। तो डायनामिक जो वर्ड है वो क्या कहता है, पहले हम उस बात को समझ लेते हैं। तो डायनामिक एनालिसिस इकोनॉमिक स्टडीज़ में क्या बताता है कि किस तरीके से जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं वो चेंज करते हैं, वो एडजस्ट करते हैं, कब, कहाँ, समय के साथ, ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो इकोनॉमी को एक सिंगल पॉइंट पे देखने की बजाय हम देखते हैं कि इसका प्रोसेस ऑफ चेंज कैसा हो रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, है ना। इसका जो की फीचर होता है डायनेमिक एनालिसिस का वो होता है इंटर टेम्पोरल रिलेशनशिप। अब इंटर टेम्पोरल रिलेशनशिप मतलब कि वो लिंक जो प्रेजेंट एक्शन और फ्यूचर रिजल्ट को जोड़ती है, वो कड़ी। तो जो इकोनॉमिक आउटकम्स होते हैं ना, इनके जो पाथ होते हैं वो कई बार जो पास्ट के कंडीशंस हैं, करंट डिसीजन मेकिंग है, जो फ्यूचर के परफॉर्मेंसेस हैं, वो आपस में कड़ियाँ जुड़ी रहती हैं। तो इनकी जो स्टडी होती है वो एक डायनामिक पाथ को शो करती है, जिससे हमें ये पता चलता है, जिससे हम ये एनालिसिस करते हैं डायनामिक प्रोसेस को हम यूज़ ही क्यों करते हैं। हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम इकोनॉमी को एक लॉन्ग टर्म के लिए बेटर अंडरस्टैंड कर सकें। तो जो मस्ट नो फैक्ट्स होते हैं डायनेमिक्स के, वो क्या हो सकते हैं। जितना अभी हमने 4-5 लाइन पढ़ा उसमें हमने क्या देखा कि जो डायनेमिक एनालिसिस है वो क्या समझाता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इकोनॉमी कैसे काम करती है। तो ओवर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम हम क्या क्या स्टडी कर सकते हैं कि एक्सटर्नल शॉक्स की वजह से क्या प्रॉब्लम्स आए, पॉलिसी चेंजेस की वजह से क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये सब हम देख सकते हैं। ये और क्या हम लोग को करने में सुविधा देती है कि हम फोरकास्ट कर सकें, फ्यूचर में जो इकोनॉमिक कंडीशन है हम उसको फोरकास्ट कर सकें, है ना। इसके लिए हम कई टूल्स यूज़ करते हैं, मैथमेटिकल टूल्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब हम कॉमनली इसमें यूज़ करते हैं। और डायनेमिक एनालिसिस हमें क्या प्रोवाइड कर सकती है, इनसाइट्स प्रोवाइड कर सकती है, बिजनेस साइकिल को स्टडी करने के लिए हो सकता है ना। और क्या हो सकता है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखना हो, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी का टाइम से रिलेवेंट जो हमें देखना हो विथ रेफरेंस टू टाइम, वो चेंजेस जब हम देख रहे होते हैं तो वो हमारे लिए डायनेमिक एनालिसिस हो जाता है। वहीं जब हम एक पॉइंट पे जब देखते हैं, जब एक स्नैपशॉट देखते हैं, वन पॉइंट ऑफ टाइम पे जब हम कोई इकोनॉमिक एनालिसिस देख रहे हैं, मतलब इसे हम स्नैपशॉट भी कह सकते हैं। उस स्नैपशॉट में, एक स्नैपशॉट में जब हम एक इकोनॉमिक कंडीशन देख रहे हैं, तब हमें क्या देख रहे हैं, तब हम स्टैटिक इकोनॉमिक्स में आ गए, सॉरी स्टैटिक एनालिसिस पे आ गए। अभी तक हम डायनेमिक एनालिसिस की बात कर रहे थे, अब हम स्टैटिक एनालिसिस में आ गए। तो जो स्टैटिक एनालिसिस का कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है, उसको जब हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये एक तो प्राइमरीली ये इक्विलिब्रियम कंडीशन को बता रहा होता है, क्योंकि एट अ पॉइंट ऑफ टाइम जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है ये उसको एक स्नैपशॉट लेके बता रहा होता है। या फिर कंपेरेटिव स्टैटिक्स, मतलब एक इक्विलिब्रियम पॉइंट और दूसरा इक्विलिब्रियम पॉइंट के बीच में कंपैरिजन करके बता रहा होता है बिफोर आफ्टर ए चेंज, लेकिन एक ट्रांजिशन प्रोसेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं बता रहा होता। So there is a equilibrium at a time, at specific point of time. There is comparative statistics, जिसमें दो particular points को ये बता रहा है, लेकिन उसका transition process with time नहीं बता रहा है। टाइम से ये इंडिपेंडेंट, मतलब कोई भी एनालिसिस जो टाइम से इंडिपेंडेंट हो, टाइम पे डिपेंडेंट ना हो, टाइम डायमेंशन को डिसरिगार्ड करती हो, उसे हम स्टैटिक कह सकते हैं। इसका मैथमेटिकल प्रोसेस कंपैरेटिवली लेस कॉम्प्लेक्स हो सकता है। फॉर एग्जांपल ही हम देख लेते हैं स्टैटिक्स का, तो हम अभी तक जितनी हमने पढ़ी होगी थ्योरी, हम लोग अभी तक स्टैटिक टर्म में ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। सिंपल सप्लाई डिमांड को हमने स्टैटिक फॉर्म में ही पढ़ा है कि कैसे प्राइस सेटल होती है, कैसे डिमांड और सप्लाई के बीच में इंटरेक्शन दिखाई जाती है, कि किस तरीके से प्राइसेस हमारी सप्लाई और डिमांड के इंटरेक्शन पे रिजल्ट करती है, कि स्टैटिक एनालिसिस हम शो करते हैं। ISLM कर्व में भी हम विदाउट टाइम के रिस्पेक्ट में ही देखते हैं। टाइम एनालिसिस अभी तक आया ही नहीं, जितना तुम लोगों ने अभी तक थ्योरी पढ़ी है। नेम एनी थ्योरी
until now that you have studied, हमने अभी टाइम के रिस्पेक्ट में उसको एनालाइज किया ही नहीं है. अब हम करेंगे उसको टाइम के रिस्पेक्ट में एनालाइज. ओ सॉरी, तुम लोगों ने पिछले सेमेस्टर किया है टाइम के रेस्पेक्ट में एनालिसिस, इफ़ यू रिमेंबर. रैशनल एक्सपेक्टेशन जब तुम्हारे सिलेबस में आया था, दैट इज़ डायनेमिक, क्योंकि अब वो टाइम के रेस्पेक्ट में बता रहा था. तो स्टैटिक वाले में क्या था, जो हम डिमांड सप्लाई का इंटरेक्शन पढ़ते थे, जो ISLM पढ़ते थे विदाउट टाइम एनालिसिस, टाइम डायमेंशन को हटा के हम लोग देख रहे होते थे स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, वो उस पे आता है. डायनेमिक का एग्जांपल में हम क्या देख सकते हैं कि इसका ना प्रोसेस ओरिएंटेड है, टाइम डिपेंडेंट है, और ये एडेप्टिव मैकेनिज्म का होता है ना, कि ये इकोनॉमिक एजेंट्स को एडेप्ट करने देता है. तो पिछले सेमेस्टर में हमने पढ़ा था रैशनल एक्सपेक्टेशंस के बारे में, तब वहाँ पे हम लोग ने पढ़ा है, इफ़ यू रिमेंबर, कि किस तरीके से जो इकोनॉमिक एजेंट्स है वो अडेप्ट करते हैं, एक्सपेक्टेशंस को लेके, बिहेवियर्स को लेके किस तरीके से चेंज करते हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि जो डायनेमिक एनालिसिस होता है वो एडेप्शन मैकेनिज्म पे बेस्ड होता है, कि किस तरीके से चेंजेस और बिहेवियर विद रिस्पेक्ट टू टाइम और एंड एक्सपेक्टेशंस चेंज हो रहे हैं. सही है. एंड स्टैटिक एनालिसिस इज़, of course it is also important for studying purposes, but dynamic analysis इसको स्पेशली हम यूज़ करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के स्टडी के लिए. ये हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम बहुत सारे ऐसे एनालिसिस करते हैं जो कि जिसमें हमें एडेप्शन मैकेनिज़्म की ज़रूरत होती है. और ये जो मॉडल होता है ना लॉन्ग रन प्रोसेस के लिए, उसमें यूज़फुल होता है. जैसे टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हम देखेंगे, प्रोडक्टिविटी ग्रोथ देखेंगे, तो इकोनॉमिस्ट को थोड़ा कैसे इकोनॉमी इवॉल्व कर रही है एक टाइम के साथ, वो देखने में हमें ईजियर पड़ता है डायनेमिक प्रोसेस. इसका एग्जांपल हमने रैशनल एक्सपेक्टेशन देखा. अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे सोलो ग्रोथ मॉडल. आई थिंक रत्नेश सर तुम लोग को ये मॉडल पढ़ाएंगे, बट इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हम लोग इसी चैप्टर में लेंगे जब हम स्टेबिलिटी के बारे में, इक्विलिब्रियम के बारे में सब पढ़ रहे होंगे आगे. तो इसमें डायनेमिक प्रोसेस में सोलो ग्रोथ मॉडल हम ले सकते हैं कि कैसे, हाँ इसमें क्या हम देखते हैं कैसे कैपिटल एक्यूमुलेशन होता है, जैसे लेबर ग्रोथ, टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस, ये सब जो होते हैं वो कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो इसमें हम एक इक्वेशन देखेंगे जिसमें हम देख सकते हैं वाई टी के साथ है, के टी के साथ है, ए टी के साथ है, एल टी के साथ है, टी इज़ टाइम ऑफ कोर्स. और ये इक्वेशन से तुम लोग काफ़ी फैमिलियर हो, क्योंकि हर टर्म में, हर सेमेस्टर में ये सेम ही इक्वेशन आता है. जैसे वाई आउटपुट होता है, के कैपिटल होता है, एल लेबर होता है ना, और ए लेबर के साथ है, चिपका हुआ है, सटा हुआ है. इसका मतलब ये क्या है, ये लेबर ऑगमेंटिंग टेक्नोलॉजी है ना. तो इन शॉर्ट अगर हम स्टैटिक और डायनेमिक का स्नैपशॉट में 2-3 पॉइंट बोल दें, तो हम क्या बोल सकते हैं. स्टैटिक जो होता है हमारा एक स्नैपशॉट की तरह होता है, मोस्टली इक्विलिब्रियम स्टेट पे ही फोकस करता है. डायनेमिक एनालिसिस क्या होता है, एडजस्टमेंट प्रोसेस पे फोकस करता है. स्टैटिक प्रोसेस टाइम डायमेंशन को इग्नोर करता है, जबकि डायनेमिक प्रोसेस एक्सप्लिसिटली टाइम को इनकॉर्पोरेट करता है. सही है. एनालिसिस स्टैटिक एनालिसिस क्या होता है, थोड़ा सिंपलर मैथमेटिकल प्रोसेस होता है, जहाँ की डायनेमिक का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि इसमें डिफरेंशियल इक्वेशंस, डिफरेंस इक्वेशंस, ये सब आते हैं ना. ये तो हो गई बात हमारी स्टैटिक और डायनेमिक की. अब आ जाते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स पे. मैक्रो इकोनॉमिक्स पे तुम लोग BA फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ते आ रहे होगे, बैचलर्स के टाइम से पढ़ते आ रहे होगे. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, ये वो ब्रांच है इकॉनमी का जो इकॉनमी एज ए होल स्टडी करती है, रैदर दैन इंडिविजुअल यूनिट्स जो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं. माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करती है, एज अ होल स्टडी करती है. ये बेसिकली लार्ज स्केल इश्यूज़ पे फोकस करती है, जैसे नेशनल इनकम, GDP, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इन सब चीज़ों को लेके हम इसमें जब भी पढ़ रहे होते हैं, इन सब चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करके पढ़ रहे होते हैं. तो इन सारे एग्रीगेट वेरिएबल्स को ये एग्जामाइन करती है और इकॉनमी को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है कि ओवरऑल इकॉनमी कैसे ग्रो कर रही है, ये कैसे रिसेशंस, बूम्स, ये सब कैसे ऑकर हो रहे हैं, कैसे ओवरऑल इकॉनमी की स्टेबिलिटी
स्टेबिलिटी कैसे होती है, कैसे मेंटेन की जा सकती है, कैसे मेंटेन हो रही है एट डिफरेंट लेवल्स, लाइक एट रीजनल लेवल, एट नेशनल लेवल, एट ग्लोबल लेवल, ये सब हम इसमें पढ़ते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? अब ये माइक्रो इकोनॉमिक्स से डिफरेंट कैसे होता है? एज वी नो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, फर्म्स, मार्केट्स, इसकी बात कर रहे होते हैं, जहाँ की माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम वाइड इकॉनमी वाइड आउटकम्स होता है ना, ब्रॉडर मॉडल्स, पॉलिसी टूल्स से इश्यूज लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, लाइक इन्फ्लेशन, लाइक इकोनॉमिक ग्रोथ, rather than individual prices और आउटपुट डिसीजंस, हम ओवरऑल देखते हैं। ओवरऑल वाइड रिस्पेक्ट में हम इसको देख रहे होते हैं, वाइड फ्रेमवर्क में, वाइड फ्रेम में हम इसको देख रहे होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स, अगर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड की बात करें, तो शॉर्ट रन में हम बिजनेस साइकिल, फ्लक्चुएशंस इन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट देख रहे हैं। सपोज मीडियम में हम अटेंशन अपना कैपिटल, टेक्नोलॉजी और लेबर पे ले आ रहे हैं, जो कि एक ना स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट और डिफरेंट आउटपुट लेवल्स को देख रहे हैं। फिर लॉन्ग रन में हमारा मेन कंसर्न है कि इकोनॉमिक ग्रोथ, जो कैपिटल अक्यूमुलेशन, टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस, एजुकेशन, पॉपुलेशन चेंजेस की वजह से हो रहे हैं। कहने का मतलब है कि वो सारे वेरिएबल्स जो हमारी इकॉनमी को एज अ होल एक्सप्लेन करते हैं, कर पाते हैं, उन्हें हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, जिसमें हम ओवरऑल प्रोडक्शन की बात करते हैं, और जो कॉमन वेरिएबल्स आएंगे जिन्हें हम थ्रू आउट दिस सिलेबस स्टडी करेंगे, वो होगा लैंड, लेबर, कैपिटल, आउटपुट एंड टेक्नोलॉजी। सो बेसिकली डायनेमिक माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो सिग्निफिकेंस है 1940s में ये शुरू हो गया था, जब इकोनॉमिक्स ने ये रिकॉग्नाइज़ कर लिया था कि अब इकोनॉमिक्स को हमें डायनेमिक सिस्टम में पढ़ने की ज़रूरत है, रेदर देन हम किसी फिक्स्ड टाइम फ्रेम में इसको पढ़ रहे हैं या एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम में इसे देख रहे हैं। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, या कह लो वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिकल इवेंट जिसने इस फील्ड को पुश किया या इस फील्ड को शेप किया, वो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले क्या था, प्रोडक्शन वाज लार्जली लेबर इंटेंसिव, और छोटे छोटे स्मॉल स्केल्स में ये काम होता था, जिसमें होता है ना फैमिलीज़ आपस में मिलजुल के काम कर रही हैं एग्रीकल्चर में या कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में, ऐसे। और जैसे जैसे न्यू मशीनरी आने लगी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होने लगी, प्रोडक्शन मेथड चेंज होने लगे, तो ना ड्रामेटिकली चेंजेस आने लगे, तो इंडस्ट्रीज़ जो है वो कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन की तरफ मूव करने लगी। अब वो मशीन्स पे रिलाई होने लगे, टूल्स पे रिलाई होने लगे, रैदर देन ह्यूमन लेबर। तो ये जो शिफ्ट हुआ ना, ये जो शिफ्ट है वो हमें इनेबल कर रहा था कि गुड्स को हम लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करें विद लाइक ग्रेटर एफिशिएंसी, जिसकी वजह से जो इकोनॉमी है वो एक मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी की तरफ मूव कर रही थी। अब क्योंकि इतने सारे चेंजेस आए तो चेंजेस बड़े होने लगे ना, तो अब इन चेंजेस को, जो प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को ये चेंजेस अफेक्ट करने लगे, तो अब इकोनॉमिस्ट उन्हें स्टडी करने लगे कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी का जो प्रोग्रेस है, जो इन्वेस्टमेंट इन मशीनरी है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें चेंज आने की वजह से, और लेबर में शिफ्ट आने की वजह से किस तरीके से ओवरऑल इकॉनमी में चेंज आ रहा है। इसी बात पे हमें याद आया कि ये जो टर्म है मैक्रो, ये टर्म किसने दिया है? जो टर्म मैक्रो है, जो स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज ए होल देती, किसने दिया है? रैगनार फ्रिश ने दिया है। रैगनार फ्रिश ने 1983 में। एनीवेज हम कहाँ थे कि हाँ, टेक्नोलॉजी आई, लेबर इंटेंसिव था, कैपिटल इंटेंसिव होते गया। तो ये जो शिफ्ट आया ना 1830s में, जो इंडस्ट्रीज़ थी यूरोप में, उन्होंने काफ़ी एडवांसमेंट देख लिया था, काफ़ी फैक्ट्रीज प्रोड्यूस होने लगी थी। इनफैक्ट ये जो शिफ्ट है, ये मेजर जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था सोसाइटी में, इसको कार्ल मार्क्स ने 2 पार्ट में डिवाइड किया है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने सोसाइटी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक हैव्स है, मतलब जो एक कैपिटलिस्ट है जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करते हैं, और एक हैव नॉट्स है जो वर्कर्स हैं, जो लेबर प्रोवाइड करते हैं।
अब हम ये नहीं कह रहे कि 1830 में डायनेमिक मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट हो गया। डायनेमिक मैक्रो इकोनॉमिक्स, सब मैक्रो इकोनॉमिक्स आया उसके बाद ही डायनेमिक मैक्रो इकोनॉमिक्स का टर्म आया ना। बट अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन ही नहीं होता तो फिर हम टाइम के साथ चेंज पढ़ते ही क्यों? उतना चेंज आता ही नहीं। अभी तो लेबर इंटेंसिव चल रहा था, कैपिटल इंटेंसिव। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की वजह से तो चेंजेस आ रहे हैं बहुत सारे फिर पॉलिसीज़ बन रहे हैं उनको मेंटेन करने के लिए, है ना। तो हम बस अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था उसमें, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे, क्योंकि आगे चैप्टर्स में हमें कैपिटलिस्ट को भी पढ़ना है और वर्किंग क्लास को भी पढ़ना है। तो बेहतर है ना कि हम पहले ही चैप्टर में समझ तो लें कि डायनेमिक मैक्रो इकोनॉमिक्स आया। उसके आने का वन ऑफ द मेन रीज़न हम कह सकते हैं एक तरीके से कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में क्या हुआ, कार्ल मार्क्स ने उसको किस तरीके से डिफ़ाइन किया? एक कैपिटलिस्ट क्लास है, एक वर्किंग क्लास है। कैपिटलिस्ट हैं जिनके पास है, जो ओन करते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, और एक लेबर क्लास है जो लेबर प्रोवाइड करते हैं। वर्किंग क्लास है जो अपना लेबर प्रोवाइड कर रहे हैं। पहला इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अपना 1760 से 1840 के बीच में हुआ है। ये जो कार्ल मार्क्स का कॉन्सेप्ट है ना, इसे कार्ल मार्क्स कॉन्सेप्ट ऑफ बोर्जुआ भी कहते हैं। जो बोर्जुआ होता है उसे हम कैपिटलिस्ट क्लास कहते हैं। और वर्किंग क्लास का एक टर्म है जो है जिसे हम कहते हैं प्रोलेटेरिएट। ये दोनों टर्म आप कन्वर्सेशन में आप यूज़ कर सकते हैं, प्रोडक्शन, अरे कैपिटलिस्ट क्लास और वर्किंग क्लास, बट ज़्यादा अच्छा ये लगेगा कि आप इन टर्म्स को यूज़ करें। अब डायनेमिक आ गया, स्टैटिक आ गया, मैक्रो इकोनॉमिक्स आ गया, डायनेमिक मैक्रो इकोनॉमिक्स आ गया, और उसके साथ मिला जुला एक कॉन्सेप्ट पे हमने थोड़ा सा पढ़ लिया। अब ये सब चीज़ें मेजर क्या कर रही हैं, इन सब चीज़ों की ज़रूरत क्यों पड़ी? ये सब चीज़ें दो चीज़ मेजर करेंगी। पहला है ग्रोथ, दूसरा है डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये दोनों आपस में बहुत क्लोजली रिलेटेड है, बट सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ग्रोथ होती है वो क्या देखती है? वो कंट्री के आउटपुट में या इनकम में चेंज देखती है, इंक्रीज डिक्रीज देखती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये एक क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट जैसा हो गया जो जनरली हम जीडीपी को मेजर करके, पर कैपिटा इनकम को मेजर करके पता कर लेते हैं। इकोनॉमी का जो ग्रोथ है वो मेनली किस पे फोकस कर रहा है? हमारे इनकम प्रोडक्शन पे है ना। ठीक है जी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट थोड़ा ब्रॉडर, थोड़ा डीपर कॉन्सेप्ट है। तो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है वो ग्रोथ के साथ साथ अब हम लिविंग स्टैंडर्ड पे भी फोकस करता है। मतलब बेटर एजुकेशन, बेटर हेल्थ केयर, बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, पॉवर्टी में रिडक्शन, इनइक्वालिटी में रिडक्शन, इम्प्रूवमेंट इन सोशल इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स, ये सब। तो बेसिकली हम कह सकते हैं ओवर कि जो डेवलपमेंट है वो क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों, अपना क्वालिटेटिव पे भी उसका एम रहता है, उसका नज़र रहता है। तो जब हमें प्रोग्रेस मेजर करना होता है तो हम ग्रोथ इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, जैसे जीडीपी, जैसे ग्रोथ रेट, जैसे पर कैपिटा इनकम एट्सेट्रा। फिर जब हम डेवलपमेंट इंडिकेटर्स को यूज़ करते हैं जैसे एचडीआई, हम ग्रोथ ही देख रहे हैं, डेवलपमेंट ग्रोथ और इनकम ग्रोथ की जब हम बात कर रहे हैं तो एक तरफ हम इंडिकेटर्स यूज़ कर रहे हैं जिसे हम कहते हैं जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, और एक तरफ हम इंडिकेटर्स यूज़ कर रहे हैं जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एमपीआई, लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इस तरीके की चीज़ें हम देख रहे हैं। हिस्टोरिकली हमारा जो पर कैपिटा इनकम था बहुत लो हुआ करता था। इंडिपेंडेंस के बाद अराउंड 80% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इंडल्ज थी, लिटरेसी रेट बहुत कम था और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बहुत कम थी। अब क्या हुआ, बहुत सारे रिफॉर्म्स बन गए, मेक इन इंडिया आया, जीएसटी आया, डिजिटल इनिशिएटिव्स आए। अब हमारा पर कैपिटा इनकम जीडीपी बढ़ गया है, 4 ट्रिलियन इकॉनमी पहुंच गया है। अकॉर्डिंग टू रिसेंट डेटाज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में भी डिक्लाइनेशन हमें देखने को मिली है ना। ऐसे आत्मनिर्भर भारत आया, पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान,
या नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसीज़ एट्सेट्रा डिजिटल इंडिया की इनिशिएटिव आई। सो बेसिकली जब हमें साइज़ देखना है, साइज़ में ग्रोथ देखना है, हम जब हमें साइज़ मेजर करना है तो हम ग्रोथ देख लेते हैं। अब क्वालिटी इन दैट साइज़, जैसे हम अगर मोटे हो गए, अब हमें मेजर करना है तो हम ऐसा इंची टेप लेके हम नंबर में मेजर कर रहे हैं या अपना वेट देख रहे हैं कि हम इतना ग्रो कर गए। लेकिन अब हमें ग्रो करना है कि मेजर करना है कि जो हम ग्रो किए हैं साइज़ में, वो उसकी क्वालिटी क्या है। क्या हम प्रोटीन खा के, वर्कआउट करके मसल ग्रो कर रहे हैं, या पिज़्ज़ा खा के, जंक फूड खा के फैट ग्रो कर रहे हैं। तो जब हम ग्रोथ देखते हैं, साइज़ में इंक्रीज देखते हैं, तो हम जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, ये सब देखते हैं। जब हमें इसकी क्वालिटी अलॉन्ग विथ ग्रोथ देखना होता है, तब हम डेवलपमेंट देखते हैं। अभी डायनामिक माइक्रो इकोनॉमिक्स दोनों फोकस कर रहा है. इट इज़ ऑल्सो प्राइमरली फोकस ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ and is also linked with economic development. But in this syllabus, we are going to be focused more on economic development aspects. No, actually, we are going to be studying both, because we are going to be studying about output, income, capital, employment, technology that evolves over time. तो अभी हम क्या करें, हमें दोनों ही पढ़ना है, तो अब हम दोनों के हिस्टोरिकल डेवलपमेंट थ्रू आउट पीरियड ऑफ टाइम पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ेंगे. ठीक है, शुरू करते हैं मार्क्स के स्टेज ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट से. तो जो मार्क्स का थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है वो क्या आउटलाइन करता है? वो आउटलाइन करता है सोसाइटीज़ प्रोग्रेस थ्रू डिफरेंट स्टेजेस विच इज़ बेस्ड ऑन चेंजेस इन मोड ऑफ प्रोडक्शन. सही है, मतलब कि कैसे गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इन प्रोसेस को वो हाईलाइट करता है. क्या हाईलाइट करता है? मार्क्स के स्टेजेस ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट. माने ये एक शिफ्ट रिफ्लेक्ट करता है इन द रिलेशनशिप बिटवीन द रूलिंग क्लास, माने जो प्रोडक्शन कर रहा है बॉर्जुआ, एंड द वर्किंग क्लास जो क्या कर रहा है, अपना लेबर बेच रहा है. तो इसके जो स्टेजेस हैं वो सिंपल. पहला स्टेज है इसका प्रिमिटिव कम्युनिज्म. इसमें क्या है कि कोई क्लास डिवीज़न नहीं है. इसमें जो रिसोर्सेज हैं वो अपना इक्वली ऐसे शेयर होता है लोगों के बीच में. प्रोडक्शन अपना सिंपल है, जो कम्युनल कॉरपोरेशन पे बेस्ड है. छोटे अपने स्मॉल ट्राइब्स हैं, क्लैन बेस्ड सोसाइटीज़ हैं. ऐसा कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टी ऐसा नहीं था. तो जो वर्क थी वो डिवाइडेड थी बेसिक नीड्स पे. इकोनॉमिक ओनरशिप से ज़्यादा यहाँ पे क्या थी, बेसिक नीड्स का ज़्यादा रोल था. दूसरा स्टेज इसका है स्लेव सोसाइटी. अभी यहाँ पे सबका दिमाग ख़राब होने लगा, क्योंकि ये अपना 4000 BC के अराउंड ये सब नौटंकी शुरू हुआ. जो कंट्रीज़ थी, जैसे सिविलाइजेशन बैठने लगी, तो कंट्रीज़ जैसे मेसोपोटामिया, इजिप्ट, रोम, ये सब इन्होंने स्लेवरी स्टार्ट कर दी. फिर अभी स्लेवरी क्या, ये लोग ना स्लेव्स को भी एज एन ऑब्जेक्ट ट्रेड करते थे, जैसे सामान बेचते खरीदते हैं वैसे. तो इंडियन सोसाइटी में और वेस्टर्न सोसाइटी में यही डिफरेंस है कि जब हम डेटा उठा के देखेंगे तो हमें स्लेवरी ट्रेडिंग में हम कभी इंडल्ज नहीं थे. हमारे यहाँ भी वॉर हुई है, स्लेव्स कैप्चर हुए हैं, बट लाइक intentionally we are not selling and buying slaves like an object. इसका डेटा नहीं दिया है, जबकि ऐसे थ्रू आउट वर्ल्ड वाइड डेटा मौजूद है. बुक का नाम नहीं याद आ रहा हमें पूछना तुम लोग कल, तो हम बताएंगे.
उसमें बहुत अच्छी स्टैटिस्टिक्स दी है, जिसमें बहुत क्लियरली मेंशन्ड है कौन सी कंट्री कितने लाइक एब्सोल्यूट टर्म्स में परसेंटेज में कितनी स्लेवरी में इंडल्ज थी, ट्रेडिंग में, स्लेव ट्रेडिंग में। और उसमें यही मेंशन्ड है कि इंडिया एकमात्र ऐसा कंट्री था जो ये नहीं करता था। एनीवेज, इसमें होता है एक मास्टर होता है, एक स्लेव होता है, क्लास डिवीजन इसमें आ गया। स्लेव्स को हम फोर्स करते थे काम करने के लिए, इसे हम एक्सप्लॉयटेशन के रूप में मार्क कर सकते हैं इस स्टेज को। फिर अपना फ्यूडलिज्म आया। इसमें क्या होता है कि फ्यूडलिज्म में एक रूलिंग क्लास होती है, इसमें लैंड ओनर्स होते हैं, जैसे नोबेल्स, लॉर्ड्स, ये सब। फिर एक वर्किंग क्लास होता है, जिससे हमने बुक्स में पीजेंट्स वर्ड पढ़ा होगा बहुत सारी जगहों पे। तो ये दोनों क्लास होती है। और जो रिलेशनशिप होता है ना, जो रिलेशनशिप नोबल्स और पीजेंट का होता है, ये लैंड और प्रोटेक्शन में होता है। मतलब इसका जो रिलेशनशिप है वो बेस किस पे होता है, लैंड और प्रोटेक्शन इन एक्सचेंज फॉर लेबर। मतलब हम यहाँ पे आपको लैंड देंगे, आपको प्रोटेक्शन देंगे, आप उसमें काम करेंगे और उसका कुछ पार्ट आप हमें देंगे, क्योंकि हम आपको लैंड और प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तो आप उस लैंड में काम करेंगे और साथ में उसका जो प्रोडक्शन है उसका मेजर हिस्सा आप हमें देंगे, ठीक है। लेकिन हम आपको काम करने देंगे, प्लस हम आपका प्रोटेक्शन इंश्योर करेंगे इन एक्सचेंज फॉर योर लेबर। ये भी एक्सप्लॉयटेशन इन्वॉल्व करती थी, बट इट वाज स्लाइट इम्प्रूवमेंट ऑन स्लेवरी। फिर अपना आता है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म आया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से। तो कैपिटलिज्म सोसाइटी में देखो, इसके पहले ना मर्केंटलिज्म भी आया था। अभी हम डेवलपमेंट के स्टेजेस पढ़ रहे हैं मार्क्स के, तो हम जैसे फ्यूडलिज्म फिर कैपिटलिज्म ऐसे आ रहे हैं। कैपिटलिज्म जब आया था वो मर्केंटलिज्म के बाद आया था। मर्केंटलिज्म हमें ज़ीरो सम गेम के बारे में बताता है कि एक का फ़ायदा एक का नुकसान, क्योंकि हाँ वो मानता है कि जो वेल्थ है वो लिमिटेड है। क्या लिमिटेड है? तो अभी अपने को ज़्यादा चाहिए, तो एक का फ़ायदा होगा तो दूसरे का नुकसान होगा। तो ये बिलीव करता था कि हम अक्यूमुलेट करें गोल्ड को, वेल्थ को। थोड़ा स्ट्रॉन्ग रोल है स्टेट का, इसमें एम्फेसिस होता था। कैपिटलिज्म में थोड़ा आ गया ना, प्राइवेट ओनरशिप की बात आ गई थी। तो अगेन कार्ल मार्क्स के स्टेजेस हम पढ़ रहे थे डेवलपमेंट में, जिसमें फ्यूडलिज्म के बाद कैपिटलिज्म आया था। कैपिटलिज्म हमारे इमर्ज हुआ था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के साथ साथ। अगेन इसमें दो क्लास हमें देखने को मिलते हैं, एक कैपिटलिस्ट क्लास और एक वर्किंग क्लास। फिर आता है सोशलिज्म। सोशलिज्म क्या बिलीव करता है कि जो कैपिटलिज्म है वो इवेंचुअली सोशलिज्म को रास्ता देगा रिवॉल्यूशन के थ्रू, जो हमारे वर्किंग क्लास है वो लीड करेंगे, और जो हमारा एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर है वो एलिमिनेट होगा। तो जो गोल है सोशलिज्म का वो है कि एक सोसाइटी बनाएंगे बेस्ड ऑन इक्वलिटी, जहाँ पे जो हमारा वेल्थ है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, रादर मतलब प्रॉफिट एक्सप्लॉइट करने से ज़्यादा हम इस चीज़ पे ध्यान देंगे कि जो हमारा वेल्थ है वो नीड के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट हो। इसका एक्चुअली एग्जांपल रियल वर्ल्ड में अगर हमें देखना है तो हम देख सकते हैं USSR, सोवियत संघ जो था, तो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स USSR, जो कि हमारा पहला सोशलिस्ट स्टेट था वर्ल्ड में। आई थिंक ये 1922 के अराउंड ये फॉर्म हुआ था। कब हुआ था? रशियन रिवॉल्यूशन के बाद। और मतलब जब ये रशियन रिवॉल्यूशन के बाद जो इट एमर्ज्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ व्लादिमीर लेनिन, जिन्होंने मार्क्स के आइडियाज़ इसमें लगाए, सोशलिस्ट प्रिंसिपल इसमें घुसाए। जो सोवियत का इकॉनमी था वो एक सेंट्रल प्लानिंग, यहीं से हम कहते हैं कि इंडियन इकॉनमी में जो प्लानिंग सिस्टम नहीं है, यहाँ से आइडिया लिया गया बोल के बहुत स्टडीज़ सामने आई हैं, रिसर्च की, जिन्होंने ऐसा कहा है कि यहीं से सोवियत यूनियन से इंस्पायर होके हमारी सेंट्रल प्लानिंग सिस्टम का बर्थ हुआ। एनी हाउ,
तो सोवियत इकॉनमी एक सेंट्रल प्लानिंग सिस्टम फॉलो करती है, जिसमें हमारे मेजर इंडस्ट्रीज़, जो लैंड है, बैंक है, रिसोर्सेज हैं, वो स्टेट ऐसा कंट्रोल करती है। जो उसका मेन एम होता है, उसका मेन एम ये होता है कि हम जो एक्सप्लॉयटेशन कैपिटलिस्ट करती है ना, उसे हम रिड्यूस करेंगे, इनइक्वालिटी को हम रिड्यूस करेंगे और एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन को हम इंश्योर करेंगे। ठीक है, लेकिन ये सब बकवास है, क्योंकि यहाँ पे बकवास हो गया है, नहीं हो गया, क्योंकि यहाँ पे अगेन रिसोर्सेज वर कंट्रोल्ड बाय स्टेट। तो क्या हुआ कि इकोनॉमी इनएफिशिएंसी आई पॉलिटिकल रिजिडिटी की वजह से, क्योंकि इसमें ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल जो था उसकी वजह से सिस्टम वीक हो गया और कोलैप्स हो गया। एनीहू, सोशलिज्म के बाद आया कम्युनिज्म, जो कि हमारा फाइनल स्टेज है मार्क्स थ्योरी का, जो क्या बोलता है, जो कहता है कि ये क्लासलेस स्टेटलेस सोसाइटी है, जहाँ पे जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो कम्युनली ओन्ड है, जो वेल्थ है वो अकॉर्डिंग टू द नीड डिस्ट्रीब्यूटेड है। कम्युनिज्म में क्या है, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं, कोई क्लास डिस्टिंक्शन नहीं है, एंड कोई ज़रूरत नहीं है स्टेट को एनफोर्स करने का, इन्फोर्समेंट का। तो क्योंकि सोसाइटी ऑपरेट करेगी, सोसाइटी ऑपरेट करेगी किस प्रिंसिपल्स पे, कॉपरेशन के, इक्वालिटी के। तो ये हमारा कम्युनिज्म है। वो कहते हैं ना, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड। अभी रियल वर्ल्ड में तो ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन जैसे चाइना का एग्जांपल ले लें तो चाइना इज़ रूल्ड बाय कम्युनिस्ट पार्टी, बट वो कम्युनिज्म फॉलो नहीं करती। मतलब उसका जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सिचुएशन है वो अलग अलग है। इट इज़ रूल्ड बाय कम्युनिस्ट पार्टी, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट कम्युनिस्ट इन इकोनॉमिकल टर्म, सोशलिस्ट है, बट विथ मार्केट फीचर्स। एनीहू, ये 4 हमारे डेवलपमेंट स्टेजेस हो गए। अब हम बात करते हैं ग्रोथ स्टेजेस की, जो हमें रोस्टो ने दिया है। तो अब हम आ गए वॉल्ट रोस्टो के स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में। अब रोस्टो जी कहते हैं, उन्होंने 1960 में एक बुक दी जिसका नाम है द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, अ नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। माने कि वो जो सुपीरियरिटी ऑफ कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट है वो इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, वो उसके बारे में बताते हैं ओवर सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट मॉडल। रोस्टो कहते हैं कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो प्रॉस्पेरिटी है, वो तभी हमारा बेस्ट अचीव हो सकता है जब हमारा सिस्टम कैपिटलिस्ट हो, जो इनकरेज करे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस को। तो बेसिकली ये बात करते हैं, जो रोस्टो का मॉडल है, ये डेवलपमेंट इकोनॉमी को एक लीनियर पाथ में डिस्क्राइब करता है कि कैसे जो इकोनॉमी है वो ट्रांजिट कर रहा है ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सोसाइटी से मॉडर्न इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में। तो इसके कुछ स्टेजेस इनने दे रखे हैं, जैसे ट्रेडिशनल सोसाइटी दिया इन्होंने, जिसमें उन्होंने बताया कि जो प्री कंडीशन फॉर ग्रोथ है, कि ये जो स्टेज है वो रिप्रेजेंट करता है प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी। अभी यहाँ पे लिमिटेड टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, और अपना एक मतलब ना हायरार्किकल सोशल स्ट्रक्चर है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादातर किस पे बेस्ड है, मतलब सब्सिस्टेंस बेस्ड है, और सरप्लस प्रोडक्शन इसमें भी कम है। फिर आता है अपना प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ। अब ये ट्रांजिशनल फेज़ है, यहाँ पे जो ग्राउंड वर्क है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का वो लेड उसको बिछा दिया गया है सीमेंट मार के। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, अक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल, इकॉनमी का शिफ्ट होना ट्रेडिशनल बेस से, ये सब चीज़ें आने लगती हैं। क्योंकि इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में हम इन्वेस्ट करते हैं, रोड्स, पोर्ट्स, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, ये सब चीज़ों में हम ध्यान देने लगते हैं। फिर आता है हमारा टेक ऑफ। टेक ऑफ का होता है, टेक ऑफ हमारा काफ़ी क्रूशियल पॉइंट होता है, क्योंकि यहीं से हम उड़ने वाले होते हैं। तो इसे हम क्रिटिकल स्टेज कहते हैं। इस पीरियड पे इकॉनमी रैपिड ग्रोथ देखने लगती है, इसको ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन।
इंडिया का एग्जाम्पल लेके देख लो, इंडिपेंडेंस के बाद पहले एग्रीकल्चर बेस्ड ही न थी, 80% लोग एग्रीकल्चर में थे इन्वॉल्व, है ना। फिर धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि सर्विस सेक्टर की पहले एग्रीकल्चर बेस्ड थी ना, फिर एक टाइम के बाद क्या हुआ, लिबरलाइजेशन के बाद हम देख रहे हैं कि हमारी सर्विस सेक्टर ग्रोथ खींच के ले गई ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी आगे बढ़ी। सो बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन के भी अलग अलग फेजेस हो सकते हैं, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकता है, समझ लो कि प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टेज है, अर्ली इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टेज है, इंडस्ट्रियल मैच्योरिटी है, पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टेज है। ओके वेट, हम डी इंडस्ट्रियलाइजेशन में पहुंच गए। एक मिनट, टेक ऑफ स्टेज को एक बार फिर से पढ़ते हैं। तो रोस्टो के डिफरेंट स्टेजेस हैं। पहला स्टेज क्या था, ट्रेडिशनल सोसाइटी, फिर था प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ, ट्रांजिशनल फेज था, फिर अपना आया टेक ऑफ। यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हो रही थी कि कैसे ट्रेडिशनल से रैपिड ग्रोथ हम महसूस कर पा रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, इकॉनमी महसूस कर पा रही है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन में बताते हैं, पहले ये ग्रोथ हो जाए पहले, फिर आता है हमारा ड्राइव टू मेच्योरिटी, जिसमें इकॉनमी कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है, बट लाइक इन मोर स्टेडी। अभी स्टेडी स्टेट पे आ गई। एक स्टेज था जहाँ बहुत तेज़ी से बढ़ी, टेक ऑफ कर रही थी ना, अब टेक ऑफ कर चुकी है, अब हमेशा टेक ऑफ ही थोड़ी करती रहेगी, अब थोड़ा मेच्योरिटी उसमें आ गई है, तो थोड़ा स्टेबल हो गई है। यहाँ पे भी अपना सब कंटिन्यू, इसमें कांस्टेंट और कंटिन्यूअस इनोवेशंस की बात हम करेंगे। फिर आता है एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन। इसमें क्या होता है, ये फाइनल स्टेज है रोस्टो का, जिसे हम एक, इसमें हम कह सकते हैं कि वाइड स्प्रेड अवेलेबिलिटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज है, क्योंकि अब ये हाई मास कंजम्पशन की बात कर रहा है, तो ऑफकोर्स अवेलेबिलिटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स रहेगी, सर्विसेज रहेगी तभी ना। तो अब यहाँ पे शिफ्ट होता है मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इकॉनमी से सर्विस बेस्ड इकॉनमी। देखो इसीलिए जब हम तुम्हारा ये टेक ऑफ बता रहे थे वहाँ पे हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में बता रहे थे। जैसे ही मेरे मुंह से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन निकला है, मैंने पॉज करके वापस से इंडस्ट्रियलाइजेशन बताया, बिकॉज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। अब क्योंकि हाई मास कंजम्पशन में सर्विस सेक्टर घुस गया है, तो अब हम डी इंडस्ट्रियलाइजेशन तुम्हें बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग से सर्विस सेक्टर की तरफ जा रहा है। तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है वो हमारा, तो ये जो नेचुरल डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है वो बुरी चीज़ नहीं होती है। हम ऐसे देखते हैं कि हमारा जो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है वो एकदम पीक पे पहुंच गया, ठीक है। जब वो एकदम अपने इंडस्ट्रियल मैच्योरिटी स्टेज पे पहुंच गई, पीक कंट्रीब्यूशन हो गया हमारी ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट का, अब इस स्टेज पे क्या होगा कि हम क्या करेंगे, अब हम दूसरे सेक्टर की तरफ बढ़ेंगे, कि इस स्टेज के बाद जो इकॉनमी है वो इंक्रीज़ करेगी, फाइनेंसेस आएंगे, क्योंकि फाइनेंसेस पे हमारा फोकस जाएगा ना, हेल्थ एजुकेशन और तेज़ी से बढ़ेंगी, तो इकॉनमी हमारा पोस्ट इंडस्ट्रियल स्टेज पे चला जाएगा, जहाँ पे हम सर्विस सेक्टर की तरफ अग्रसित होंगे और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टेज आ जाएगा। यहाँ पे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर समय से पहले हो जाए तो उसे हम प्री मैच्योर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। समय पर होने का क्या मतलब है कि हमारा जो स्टेज है मैन्युफैक्चरिंग का स्टेज, हमारे 3 स्टेजेस हैं, तो अभी एक स्टेज जब पूरी तरीके से मैच्योर हो गया है और उसके बाद जो ग्रोथ हो रही है, क्योंकि अब हमारा पूरी तरह सेट हो गया है, उस सेक्टर का ग्रोथ भी, उस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट भी एकदम सेट, अब आगे की जो ग्रोथ होगी अब वो नेक्स्ट स्टेज पे जाएगी, तो उस स्टेज का थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम हो जाएगा जो नई स्टेज आएगी उसके कंपैरिजन में। तो अब हम उस इंडस्ट्री का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करके आगे बढ़ रहे हैं तो डी एग्रीगेशन करके हम मैन्युफैक्चरिंग में पहुंचेंगे, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करके हम सर्विसेज पर पहुंचेंगे। तो कहते हैं कि अगर प्री मैच्योर होती है ना ये डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो इकॉनमी में प्रॉब्लम्स आते हैं, एक बबल क्रिएट होता है,
which is harmful to economy or which creates an illusion of growth for short term, but actually में there's in core there's some problem in economy there could be. और प्री मेच्योर नहीं होने का एग्जाम्पल एडम स्मिथ के वेल्थ ऑफ नेशन वाले बुक में किसी एक चैप्टर में, चैप्टर का नाम नहीं याद आ रहा हमको, बढ़िया से बताया है कि जो अमेरिका थी जब ब्रिटिश कॉलोनी थी ना, तो इन्होंने क्या किया, जब ब्रिटिशर्स ने जब हम पे जब कॉलोनाइजेशंस को बढ़ावा दिया वर्ल्ड वाइड, तो इन्होंने 2 ग्रुप बना रखी थी कॉलोनाइज करने में भी। एक ग्रुप से वो क्या करते थे, वो एक्सप्लॉइट करते थे रिसोर्सेज को, और दूसरे ग्रुप में यूज़ करके दूसरे ग्रुप में थोड़ा रूल्स रेगुलेशन वो रखते थे, जहाँ पे वो अपनी विचारधाराएं, अपनी मान्यताएं, अपने कल्चर्स को ज़्यादा तेज़ी से इस्टेब्लिश करके उसको ग्रो करते थे। बट माइंड यू बहुत ज़्यादा भी ग्रो नहीं करने देते थे, बट इट वाज बेटर देन व्हाट दे वर डूइंग टू दोज कंट्रीज़ जिसे वो सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन के पर्पज़ के लिए रखे थे। तो 2 ग्रुप था, एक एक्सप्लॉयटेशन वाला ग्रुप था और एक अपना जिसमें वो थोड़ा थोड़ा काम करते थे। तो जिसमें वो थोड़ा थोड़ा काम करते थे ना, वो ग्रुप थी, उस ग्रुप में था अमेरिका। तो अमेरिका का जो एग्रीकल्चर था उन्होंने उस पर ज़्यादा फोकस दे रखा था, बट विथ रूल्स एंड रेगुलेशन, बहुत एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रही थी। तो उनका कहना है कि क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर उनका इतना अच्छा हो गया, इतना अच्छा हो गया, इतना अच्छा हो गया कि जब वो उसके बाद जब वो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे आए, इसीलिए वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ गई, इसलिए उनकी इकॉनमी दुनिया में इतनी तेज़ भाग गई, बिकॉज उनका जो पहला सेक्टर है वो बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हो गया था। एनीवेज, और इंडिया के रेस्पेक्ट में कहा जाता है कि यहाँ पे प्री मैच्योर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर से सडन ग्रोथ आया है सर्विस सेक्टर पे। क्योंकि पहले हम देखते थे कि एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा दिखता था, है ना, और एम्प्लॉयमेंट तो उसमें था ही ज़्यादा, बट विथ टाइम क्या हुआ कि सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया। और हम ये देखते हैं कि आज सर्विस सेक्टर अगर 55% जीवीए का बता रही है कंट्रीब्यूशन, तो एम्प्लॉयमेंट वो सिर्फ 30% के अराउंड दे पा रही है। इसका मतलब हम कहते हैं कि ये प्रीमेच्योर इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जहाँ पे सिर्फ ग्रोथ आगे बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा है, इसीलिए इसे हम जॉबलेस ग्रोथ कहते हैं। बट मी योर टीचर सुलभा शर्मा, मैं कहती हूँ नो 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 नो, जो सर्विस सेक्टर, ओके दिस इज़ नॉट, ये आपको आंसर में लिखना नहीं है, ये मैं बता रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि देखो कोई भी सेक्टर हो, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, जब भी वो कोई भी एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, भले ही इट इज़ अबाउट कल्टिवेटिंग एन एप्पल और लाइक मैन्युफैक्चरिंग टायर व्हील पहिया, इन 2 चीज़ों की इकॉनमी में वैल्यू कौन बताता है? इन 2 चीज़ों की औकात इकॉनमी में क्या है, कौन बताता है? सर्विस सेक्टर ही तो बताता है। अगर वो जो एप्पल का कल्टीवेशन है उसकी इकॉनमी में क्या कंट्रीब्यूशन है, वो मार्केट में जाके बिकेगी तब ना पता चलेगी। तो इसका मतलब मार्केट में होलसेल है जो कि सर्विसेज में आती है, रिटेल है जो सर्विसेज में आती है, स्टोरेज है जो सर्विसेज में आती है, ट्रांसपोर्टेशन इज़ नीडेड एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए, अगेन सर्विसेज कम इनटू पिक्चर। अब वो पैसे ले रहे हैं, बेच रहे हैं, बैंकिंग सिस्टम है, अब डिजिटल इंडिया है भाई, तो बैंकिंग आ रही है, अगर बड़े स्केल में कर रहे हैं तो फाइनेंसिंग भी आ रही है। सर्विस सेक्टर आया ना, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ व्हील, अब हमने टायर तो बना दिया पहिया, अगर हम ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं है उस कंट्री का साउंड, तो उस पहिए के औकात के बना के क्या करोगे, उसमें झूला झूलोगे? यही कर सकते हो। अगेन ट्रांसपोर्टेशन इज़ नीडेड, सर्विस सेक्टर। अब सिमिलरली, अब सपोज कि प्लेन है, एरोप्लेन है, एरोप्लेन किसी ने बना दी, उसमें एक वन टाइम अपने कॉस्ट लगाया, एक एरोप्लेन मैन्युफैक्चर हो गई। अब उस एरोप्लेन की जो इकोनॉमिकल औकात है अगले 10 साल तक, वो सर्विस सेक्टर ही तो पूरा करेगी। उसमें हम ट्रांसपोर्टेशन आएगा, उसमें पायलट की सर्विस आएगी, उसमें एयर हॉस्टेस की सर्विस है, उसको सैलरी दे रहे हैं, पायलट को सैलरी दे रहे हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह उड़ के जा रही है, तो सर्विस सेक्टर ही तो आया। इसका मतलब कि जब भी कोई एक भी प्रोडक्ट बनता है उसका मल्टीपल टाइम ग्रोथ सर्विसेज में हमें देखने को मिलता है। तो ये नेचुरल ही तो हुआ
कि अगर कोई थोड़ा सा ग्रो करे तो सर्विस सेक्टर डबल या ट्रिपल ग्रो कर जाए, तो इसमें अननेचुरल क्या है? इसमें कोई अननेचुरल तो तब होगा जब वो उतना ग्रो ना करे, तब हमारी इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम है। आई फील दैट। एनीवेज, तो बेसिकली ये हो गया तुम्हारा कार्ल मार्क्स का और रोस्टो का ग्रोथ और डेवलपमेंट का स्टेजेस। अब जो रोस्टो का मॉडल था वो इन्फ्लुएंस किससे था? वो एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो के वर्क से ही तो इन्फ्लुएंस था, क्योंकि ये फ्री मार्केट, रोल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ड्राइविंग इकोनॉमिक ग्रोथ, इन सब पे फोकस करता है। तो जो रोस्टो का हमारा स्टेजेस था वो किस पे रिफ्लेक्ट कर रहा था? ये जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है वो एक प्रेडिक्टेबल पाथ फॉलो कर रही है, जो किससे इन्फ्लुएंस है? कैपिटल एक्यूमुलेशन से, टेक्नोलॉजी से, इंस्टीट्यूशनल चेंजेस से, इन्हीं से तो है, इन्हीं से इन्फ्लुएंस्ड है, यानी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से इन्फ्लुएंस्ड है। इंडस्ट्रियलाइजेशन किसको बर्थ, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या पैदा हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, ये सब चीज़ें आ रही हैं। अब जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग आ गया, मतलब कैपिटलिस्ट थॉट आ गया, मतलब अब क्या है, एक्सप्लॉयटेशन का भी एक रोल उसमें आ गया, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी मार्केटिंग में हमने पढ़ी है ना, अलग अलग टाइप की मार्केटिंग पढ़ी है ना, जैसे मोनोपोली है, ओलिगोपोली है। हाँ, अपना फ़ायदा करने के लिए दूसरे का कैसे हम मार्केट गिरा देते हैं, प्राइस अपना इंक्रीज़ कर देते हैं, दूसरा हैंडल ही नहीं कर पाता बेचारा, मार्केट पे घुसने से पहले ही बाहर हो जाता है। इस तरीके की चीज़ें होती है ना। कॉलोनाइजेशन भी तो इसी वजह से हो रही है, इसी वजह से हुई थी। वाई? टू एक्सप्लॉयट रिसोर्सेज, क्योंकि हम रिसोर्सेज को क्या मानते थे? लिमिटेड, और हम चाहते थे कि हमारे पास सबसे ज़्यादा जितनी हो सके हम अक्यूमुलेट कर रहे हैं। यही सब माइंडसेट की वजह से स्लेव्स को हम ट्रेड कर रहे हैं, इसी सब माइंडसेट की वजह से दूसरों का हम छीन के दूसरों का नुकसान कर रहे हैं। फिर जब सब नुकसान कर लेते हैं तब हमारी बुद्धि खुलती है कि वर्ल्ड, जैसे बुद्धि कब खुली हमारी? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ही ना, जैसे 1945 में जब वर्ल्ड वॉर हो गया अपना, कुल नुकसान हो गया अपना, तब क्या हुआ? तब ग्लोबल जो पॉलिटिकल क्लाइमेट है वो चेंज होने लगा, क्योंकि जो वॉर के पीछे छोड़े गए हॉरर्स है, डिस्ट्रक्शंस है, मेन जो उनके कॉज हैं कॉलोनाइजेशन, अब लोग उसको सोचने लगे कि हाय हाय ये क्या हो गया। अब कॉलोनियल पावर अब कमज़ोर पड़ने लगी, जो होल्ड था उनका वो कमज़ोर पड़ने लगा, क्योंकि अब सब इंडिपेंडेंस चाहते थे। एशिया, अफ्रीका, मिडल ईस्ट, सब। अच्छा, ये कहानी हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारा चैप्टर है पहला, प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो हम एक एक मॉडल इकोनॉमी का देते जाएंगे और उसका क्रिटिसिज्म करेंगे, बट उसके पहले ये सब चीज़ें भी हमें जाननी, लाइक दिमाग में होनी ज़रूरी है। आंसर फॉर्मेशन के लिए हमें इंफॉर्मेशन बहुत सारी होनी चाहिए, जिसे हम अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके लिख सकें। अगर हम कुछ भी ऐसा बोल रहे हैं तो उसमें कुछ भी तुम्हारे काम का पॉइंटर आता है, उसको नोट करना है, घर जाना है, उसके बारे में पढ़ना है, अपना नोट्स में उसको अगर एडजस्ट कर सकते हो तो कर लेना है, नहीं कर सकते हो तो सुन लेना है फॉर यूज़। ऐसा नहीं कि वेस्ट जाएगा कोई भी पॉइंट। एवरी पॉइंट इज़ गोइंग टू बी यूजफुल इन योर लाइफ एंड इन योर आंसर व्हेन यू राइट आंसर। फिर अब अपना कॉलोनाइजेशन के बाद आया न्यू कॉलोनाइजेशन। यहाँ क्या हुआ? ये पीरियड है डीकोलोनाइजेशन पीरियड। यहाँ पे बहुत सारे जो कॉलोनीज़ थी उन्हें इंडिपेंडेंस मिला, लेकिन जो शिफ्ट है ना, न्यू कॉलोनाइजेशन, ये जब आया तो ये भी एक फॉर्म ऑफ कंट्रोल ही लेके आया, क्योंकि जो अभी भी इंडिपेंडेंस हुई है, अब जब कॉलोनाइजेशन था तो पूरी सांस तो बेचारी कंट्री की खींच ली, अर्धमरा हालत में आपने छोड़ दिया, तो ऑब्वियसली वो इकोनॉमिकली फाइनेंशियली डिपेंडेंट रहेगी किस पे? जो पहले कॉलोनाइज्ड कर रहे थे हमें, उन पे, फॉर्मर जो कॉलोनियल पावर था उन पे हम डिपेंडेंट रहेंगे फाइनेंशियल एड के लिए, आईएमएफ से लोन मांगेंगे ट्रेड के लिए, तो एक होता है ना, डिपेंडेंसी रहेगा। तो ये जो टर्म डिपेंडेंसी मैंने यूज़ किया, अब यहाँ पे क्या हुआ? थ्योरी ऑफ डिपेंडेंसी आया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम यूज़ कर सकते हैं
थ्योरी ऑफ डिपेंडेंसी को, कि जो फॉर्मर कॉलोनीज़ थी, डेवलपिंग कंट्रीज़ थी, उन पे इकोनॉमिकली डिपेंडेंट है, थी। हाँ, इनसे बाहर निकलने के लिए बहुत सारे पॉलिसीज़ का जन्म हुआ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि ये जो डेवलपमेंट हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो हुए, उनके ये लिमिटेशंस के साथ आ रहे थे ना, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर जगह को डेवलप कर रही थी और पर्टिकुलर जगह को एक्सप्लॉइट कर रही थी। तो जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो सेम पाथ नहीं फॉलो कर सकती थी एज़ जो डेवलप्ड कंट्री फॉलो कर रही है, क्योंकि वो बहुत अनइक्वल स्टेज पे थी ना। अनइक्वल ट्रेड, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी, एक्सप्लॉयटेशन, ये हिस्टोरिकल एक्सप्लॉयटेशन, इन सब से जूझ रही थी। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम चीज़ें सही करने के लिए बनी चीज़, जैसे ट्रिम्स आया, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर 1994 में आया एज अ पार्ट ऑफ WTO। फिर अपना उरुग्वे राउंड आया, ट्रेड निगोशिएशंस। फिर यूनाइटेड नेशंस का फॉर्मेशन हुआ, वर्ल्ड बैंक बना, IMF बना 1940s में, जो कि काफ़ी की रोल प्ले करता है कंट्रीज़ के डेवलपमेंट में। 1944 में ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस आया, जिसने IBRD फॉर्म किया, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जो फिर बाद में वर्ल्ड बैंक का पार्ट बना। अब हम कुछ डेफिनेशंस पे आ जाते हैं, जैसे विनर्स डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट। तो शुरू में जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है वो जनरली इकोनॉमिक ग्रोथ से मेजर किया जाता था। विनर ने, जैकब विनर ने या वाइनर ने आर्ग्यू किया कि जो डेवलपमेंट है इससे हम कैसे मेजर कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि हम मेजर करेंगे डेवलपमेंट, कैसे मेजर करेंगे कि पर कैपिटा इनकम में कितना इंक्रीज़ हो रहा है और पॉवर्टी में कितना डिक्रीज़ हो रहा है। ये जो आइडिया था वो ये था कि डेवलपमेंट इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट को बढ़ावा देगी और पॉवर्टी घटाएगी। फिर हमारा हिक्स का इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट आता है। सर जॉन हिक्स है, उन्होंने प्रपोज किया कि डेवलपमेंट जो है सिर्फ इनकम ग्रोथ की जगह पे और ब्रॉडर सोशल इंडिकेटर्स को लेके भी मेजर की जा सकती है, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, फॉल इन मोर्टेलिटी रेट, हाउसिंग, इनकम डिस्ट्रीब्यूशंस एट्सेट्रा। फिर आते हैं हमारे अमर्त्य सेन्स कैपेबिलिटी अप्रोच एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो 1980s में और 90s में जब फर्दर डेवलपमेंट की बात चल रही थी, तो अमर्त्य सेन जी जो इकोनॉमिस्ट हैं वो कहते हैं, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कैपेबिलिटी अप्रोच, जो किस चीज़ के बारे में बात करती है, वो बात करती है ट्रू कैपेबिलिटी के बारे में। मतलब माने कि जो ट्रू डेवलपमेंट है वो सिर्फ इनकम को बढ़ाना नहीं है, बल्कि इंडिविजुअल की कैपेसिटी को बढ़ाना, उसकी कैपेबिलिटी को बढ़ाना है, कि उसकी एबिलिटी को बढ़ाएंगे, जो लाइफ में उसकी वैल्यू रखती है, उस चीज़ को अचीव करने की जो एबिलिटी है उसमें आनी चाहिए। वो ये जो थ्योरी है वो किस चीज़ पे एम्फेसिस कर रही है, इसका मतलब है कि जो लोगों का फ्रीडम है टू चूज़ देयर ओन पाथ, कैसे चूज़ करेंगे, कैपेबिलिटी चाहिए ना, चाहे एजुकेशन को लेके, चाहे हेल्थ को लेके, चाहे किसी भी रिसोर्सेज को लेके। उसके लिए हमने कैपेबिलिटी अप्रोच की बात की कि सिर्फ इनकम बढ़ाने से नहीं, इन लोगों की कैपेबिलिटी भी बढ़नी चाहिए। और उनका यही अप्रोच एक फाउंडेशन बना किसका लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए, जो UNDP ने उनके द्वारा निर्मित है, सॉरी लॉन्च्ड बाय UNDP। इसको महबूब उल हक ने, एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे, व्हाटएवर, उन्होंने अमर्त्य सेन के आइडिया से प्रभावित होकर बनाया। फिर उसको UNDP ने अडॉप्ट कर लिया HDI रिपोर्ट बनाने के लिए, रैंकिंग देने के लिए कंट्रीज़ की। और 2025 में इंडिया की जो HDI रैंकिंग है, आउट ऑफ 193 कंट्रीज़, आई थिंक इट्स 130। और HDI किन किन चीज़ों को देखती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ देखती है, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग देखती है, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, और ग्रॉस नेशनल इनकम देखती है पर कैपिटा, GNI पर कैपिटा।
हम डेवलपमेंट के बारे में ज़्यादा पढ़ते जा रहे हैं, ग्रोथ का कम हमने कवर किया है। तो ग्रोथ का हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे कैसे कैसे ग्रोथ का भी डेवलपमेंट हुआ ओवर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, चलो आज डेवलपमेंट का ही देख लेते हैं। ये अमर्त्य सेन का हमने पढ़ा, फिर आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट, SDGs भी आए। नीति आयोग में SDGs के बारे में बताया गया। नीति आयोग में एस्पिरेशनल स्टेट्स का भी एक रैंकिंग बनाया गया है, जिसमें हम एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब हम देखते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट देखने के लिए। जस्ट ग्रोथ पे हम बिलीव नहीं करते आजकल, जस्ट ग्रोथ की बात नहीं करता कोई, हर कोई डेवलपमेंट करता है। सो एनीवेज, लेट 20th सेंचुरी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट आया। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो उसको ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला आफ्टर 1987 ब्रूटलैंड रिपोर्ट। ये तुम्हारा नेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था, काफ़ी पुराने पेपर में पूछा जा भी सकता है, मैथ्स द कॉलम में, ये कौन से रिपोर्ट में आया था बोल के। इट्स वेरी कॉमन एंड ईजी एंड बेसिक क्वेश्चन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कहती है? ये भी हर किसी को रटा रहता है कि इट इज़ डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट बट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। सही है। अब आ जाते हैं हम नेचर ऑफ डेवलपमेंट की बात करते हैं। वो नेचर ऑफ डेवलपमेंट है ना, इकोनॉमी में बहुत इस पर डिबेट हुआ है, इस पर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स है। कोई डेवलपमेंट लीनियर है, कोई डेवलपमेंट कंटिन्यूअस है, कोई डिसकंटिन्यूअस हो रखा है, क्या चल रहा है पता नहीं। तो जब लीनियर कंटिन्यूअस डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो डेवलपमेंट हमारा ग्रेजुअल है, कंटिन्यूअस है। इम्प्रूवमेंट, हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो कंटिन्यूअस चल रही है। अब ये जो अप्रोच है वो क्या करती है, अब्रप्ट शिफ्ट की जगह पे एक लीनियर कंटिन्यूअस चेंज की बात करती है। और इसी पर बात करते करते हमें याद आता है हेरेट-डॉमर मॉडल के बारे में, जो 1940s में आई है। इन्हें दो लोगों ने मिलकर बनाया है, हेरेट एंड डोमर, जो हम पढ़ेंगे आगे। फिर हमारा सोलो ग्रोथ मॉडल भी इसी में आता है, जो रोबोट सोलो ने 1950s में दिया था। कैपिटल अक्यूमुलेशन, लेबर ग्रोथ, टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस, कंटिन्यूअस ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं अभी, लीनियर ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं ना, लीनियर कंटिन्यूअस ग्रोथ की। आगे तुम्हारे टॉपिक्स आएंगे चैप्टर में, उनमें हम इसको इलेबोरेटली पढ़ते जाएंगे। फिर डिसकंटिन्यूअस मतलब क्या होता है? अभी हमने कंटिन्यूअस लीनियर बोला, तो डिसकंटिन्यूअस भी तो बोलेंगे ना। तो डिसकंटिन्यूअस स्मूथ नहीं है, जैसे कंटिन्यूअस प्रोसेस हमारा स्मूथ है, डिसकंटिन्यूअस स्मूथ नहीं है। इसमें क्या आ गया, इसमें हमें ब्रेक देखने को मिल सकता है, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। अब इसका थ्योरी कौन सा बाबा? इसका थ्योरी है शुम्पिटर थ्योरी ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन 1942 में। जोसेफ शुम्पिटर कहते हैं कि ये जो वर्क है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ये एंटरप्रेन्योर इनोवेशन से बना है। उन्होंने कहा कि क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, एक वर्ड उन्होंने दिया, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, जो डिस्क्राइब करता है, क्या डिस्क्राइब करता है? ऐसा प्रोसेस जिसपे कि जो ओल्ड इंडस्ट्रीज़, ओल्ड टेक्नोलॉजी है, वो सब डिस्ट्रॉय करके हम रिप्लेस कर देते हैं उसे न्यू टेक्नोलॉजी से। एक न्यू सिग्निफिकेंट चेंजेस हम ले आते हैं इन द स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी। शुम्पिटर बिलीव्ड ये जो इंट्रोडक्शन है न्यू प्रोडक्ट्स का, न्यू मेथड्स का, न्यू प्रोडक्शन का, ये एक रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा इकोनॉमी में। और ये जो चेंजेस हैं वो तुम्हारा लेबर पे शिफ्ट करेगा। मतलब ऑफकोर्स अभी नई पुरानी चीज़ें हटा के नई लेके आ रहे हो, तो देयर इज़ गोइंग टू बी एन अब्रप्ट चेंज, अब्रप्ट शिफ्ट इन प्रोडक्शन प्रोसेस। ये प्रोसेस डिसकंटिन्यूअस हो सकता है क्योंकि यहाँ पे अब्रप्ट ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्म्ड इन बर्स्ट, अचानक से। ग्रेजुअल स्टडी नहीं है ये, अचानक से कह रहे हैं। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं, जैसे हमारी कंट्री की हो रखी थी, एग्रीकल्चर से सीधा जंप कर गया जब वो सर्विस पे। अब ये जो डेवलपमेंट है ना, इसकी भी स्ट्रैटेजी होती है। इतनी तो हमें समझ में आ रखी है कि हमारी जो डेवलपमेंट है इकोनॉमी की, वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से भी इन्फ्लुएंस्ड है पॉलिटिकल सिनेरियो से भी अकेला नहीं चल रहा है। ये सिर्फ इकोनॉमी की बात नहीं हो रही है, इसका जो है स्ट्रैटेजी बनती है। तो अब जब हम
ओवरऑल किसी कंट्री की आज के टर्म्स में स्ट्रेटजी ऑफ डेवलपमेंट की बात करें तो वो या तो स्टेट लेड हो सकती है या तो मार्केट लेड हो सकती है। उस पर है ना सेक्टोरल फोकस, हम स्ट्रेटजी बना रहे हैं डेवलप करने की, सेक्टोरल फोकस कर सकते हैं। स्टेट लेड वाले में वही गवर्नमेंट सेंट्रल रोल लेके चलेगी, प्लानिंग करेगी, मैनेज करेगी सब कुछ। तो जैसे अब इंडिया ने इंडिपेंडेंस लिया था, एक सोशलिस्ट इंस्पायर्ड इकोनॉमिक मॉडल बनाया था। इंडिया हमारी स्मार्ट थी, वो यूएसएसआर से सीख रही थी कि उन्होंने सोशलिस्ट लिया तो उसकी अच्छी अच्छी चीज़ें हम लेंगे, बुरी बुरी चीज़ें हम नहीं लेंगे। वो इस टाइम के साथ हम अडेप्ट करते चले गए, हमारी न्यू चीज़ें न्यू टाइम के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अडेप्ट कर चले गए। हमारे भी इकोनॉमी में बहुत प्रॉब्लम्स आए हैं बट हमारी स्ट्रेटजीज चलती, हम कोलैप्स तो नहीं किए ना, एटलीस्ट हम चल रहे हैं। फिर 5 ईयर प्लान बना, मतलब एक टाइम सोचो ऐसा भी था कि जो हमारी क्रेडिबिलिटी थी, हमारी जो क्रेडिट रेटिंग थी वो कितनी नीचे थी। जनरली क्या होता है ना, एक अप्रोच होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि अपना डीवैल्यूएशन करते हैं, जानबूझ के अपने कंट्री के करेंसी को रिड्यूस करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि जो फॉरेनर्स हैं उनको सस्ता लगे हमारे यहाँ इन्वेस्ट करना, तो वो हमारे पे इन्वेस्ट करें, हमसे ख़रीदें, हमारा एक्सपोर्ट बढ़े। फिर इवेंचुअली धीरे धीरे जब हम मार्केट बिठा लें, लॉयल्टी बिठा लें, तो फिर हमें ओवरऑल लॉन्ग टर्म में फ़ायदा ही हो। बट अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए कि डीवैल्यूएशन के बाद भी कोई इन्वेस्ट ना करना चाहे, तो इसको कहते हैं क्रेडिट रेट कम होना। वैसे उस टाइम पीरियड से जब हम आज के टाइम पीरियड तक हम ट्रांसफॉर्म कर गए हैं, तो कितना लंबा हम ट्रैवल कर गए, तो हमने क्या क्या स्ट्रेटजीज़ अलग अलग पढ़ी होंगी, बनाई होंगी। अभी डायनेमिक मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो मॉडल्स लगे थे हैरेट टॉमर भी, तो इन सारे मॉडल्स को हम पढ़ेंगे। और इन सारे मॉडल्स को जब इंडियन इकोनॉमी हम पढ़ेंगे ना, तब हम देखेंगे कि ओ अच्छा, यहाँ पे ये वाली स्ट्रेटजी, ये वाला मॉडल इन्होंने लगाया, ये स्ट्रेटजी फॉलो की और ये वाला मॉडल इन्होंने लगाया, वहाँ पे 5 ईयर प्लान बनाई, वेल एंड गुड। अब इसमें हमारे डायनेमिक माइक्रो इकोनॉमिक्स मॉडल का क्या लेना देना? तो हैरेट डोमर मॉडल लगा ना, हमारे फर्स्ट 5 ईयर प्लान में लगा था ना, महालनोबिस मॉडल आया था। ये सारे मॉडल्स कैसे लगे और कैसे काम करते हैं, तो जब हमें मॉडल का रनिंग पता चलेगा कि कैसे वर्क करती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कैसे ये इवॉल्व होती है, तो ही हम इसे रियल टाइम इकोनॉमी में किसी कंट्री के अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई हुआ है उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फिर हमारा मार्केट लेड डेवलपमेंट है। 1991 के बाद हमारा ये शिफ्ट आया है जिसमें मार्केट ड्रिवन डेवलपमेंट मॉडल को हमने फॉलो किया। इस इकोनॉमिक रिफॉर्म को किसने लीड किया था? प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव जी ने, और उस समय हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी। ये हमारा शिफ्ट हुआ टूवर्ड्स लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। यहाँ पे हमारा मार्केट लेड ग्रोथ आगे बढ़ा। इसको हम सेक्टोरल लीप फ्रॉगिंग कहते हैं, कि ये लीप कर गया, कूद गया ट्रेडिशनल से सीधे सर्विस की तरफ। सर्विसेज ने ही खींची है हमारी कमान को और आगे बढ़ाया है हमें। और प्लस ये था ना कि इंडिया में स्किल्स बहुत थे, इंग्लिश स्पीकिंग लेबर बहुत थे, क्योंकि कॉलोनाइज था बहुत टाइम से, जिसकी वजह से एक कंपैरेटिव एडवांटेज जिसको मिलता था ग्लोबल सर्विस मार्केट में, तो इस वजह से भी हम कह सकते हैं। और टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंडस्ट्रीज़ थी ना, हम आउटसोर्स कर रहे थे। अगर हमारे पास स्किल्स हैं तो हम उन्हें आउटसोर्स करके उन्हें अपॉर्चुनिटी ग्लोबल मार्केट में दे पा रहे थे। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? क्लासिकल, कीन्स, न्यू क्लासिकल और उनकी क्रिटिसिज्म क्यों देखेंगे? क्योंकि हम क्या देख रहे हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ में प्रॉब्लम देख रहे हैं, और ग्रोथ के बारे में भी हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे कि आज हमने डेवलपमेंट में ज़्यादा फोकस लगा दिया। लेकिन ग्रोथ को हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी ये डेवलपमेंट के बाद हम ऐसे ही चलेंगे। अभी हम मर्केंटलिस्ट, क्लासिकल, न्यू क्लासिकल, किन्स ऐसे ही करके चलेंगे। ग्रोथ उसके बाद पढ़ेंगे। उसका रीज़न है क्योंकि ग्रोथ में ना इनकम भी आता है, जीडीपी आता है, ये सब आता है। और ना जैसे हर चीज़ का प्रॉब्लम, इकोनॉमिक ग्रोथ का हमें प्रॉब्लम बताना है, तो जैसे हम एक तरफ इसका प्रॉब्लम डिस्कस करते गए, और जब हम इनकम वाले में, इकोनॉमिक ग्रोथ वाले में आएंगे ना, तो इनके भी प्रॉब्लम्स हैं। नेशनल इनकम को मेजर करने के भी तो बहुत सारे
प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, फिर हम उनको भी डिस्कस करेंगे। तो ये लाइक नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। फिर उसके बाद हम थर्ड क्लास में, फिर उसमें हम बेसिक नीड अप्रोच पढ़ेंगे, एक्सोजीनस ग्रोथ, एंडोजीनस ग्रोथ पढ़ेंगे, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, जैसे अभी हमने HDI पढ़ा वैसे हम PQLI पढ़, वैसे ओ वेट सॉरी PQLI भी तो डेवलपमेंट ही बताता है। परचेसिंग पावर पैरिटी पढ़ेंगे। लैंड लेबर कैपिटल जब हम मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं तो क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं वो पढ़ेंगे। दैट्स इट। फिर आपका थर्सडे फ्राइडे सैटरडे रत्नेश सर क्लास लेंगे जिसमें वो अपने पोर्शंस को आगे बढ़ाएंगे। फिर जब मंडे आएगा तब हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स के साथ साथ उनके सॉल्यूशंस, जनरल सॉल्यूशंस। फिर ग्रोथ, इक्विलिब्रियम, एग्जिस्टेंस, यूनिकनेस एंड स्टेबिलिटी है। ये 4 लेक्चर्स का बट बड़ा ही, क्योंकि पहला चैप्टर बड़ा ही लेंदी है ये,